कल बताए थे हम श्वसन, इसके बाद में बताए थे श्वसन अंग, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में हम 8 गो अंग लिखवाए थे, 9 गो। कगो 9 गो, नाक, नासागुहा, ग्रसनी, कंठ, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, इसके बाद में श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, फेफड़ा और चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग। अब कल जितना बताया उतना समझ में आया ना? आए सबसे पहले अब देखेंगे नाक। नाक, एगो कहावत आता है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, नाक का बाल का मतलब बहुत प्यारा। नाक का बाल होने का मतलब होता है बहुत प्यारा, एकदम जैसे रमेश मेरे नाक का बाल है, इसका मतलब वो बहुत, अरे कोई नाक का बाल नोच देना तो घाव हो जाएगा, वैसे ही नाक का बाल। चलो नाक, हम लोग नाक का बाल नहीं, नाक का नाक पढ़ेंगे कि नाक क्या है। नाक देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसको काट के देखा जाए तो कुछ ऐसा लगेगा। ये बुझा रहे ना? ये कुछ ऐसा लगा जाए, कहता ना आदमी कि मेरा हृदय बहुत सुंदर है, हृदय काट के दे दिया जाए ना हाथ पे तो उठा के बिक देगा, अगले ये किसान रे, तो वो हाल है। नाक मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। यह 2 नासिका छिद्र में विभाजित होता है। नाक देखे होंगे, 2 गो नाक, 2 गो छिद्र होता है, बुझा रहे ना? इसमें जो बाल होते हैं वह बैक्टीरिया, धूल के बड़े कण और प्रदूषण से शरीर की क्या करता है? सबसे पहला हवा का छानना नाक से ही शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? नाक से शुरू हो जाता है। धूल कण जो जाता है, बैक्टीरिया जो जाते हैं, ये सब कौन छानता है? नाक का बाल। कौन छानता है? नाक का बाल। नाक जो होता है उसमें 2 गो छिद्र होता है, उसी के द्वारा हवा प्रवेश करता है। नाक के द्वारा ही हवा हम लोगों के ये क्या कहा जाता है, नाक में प्रवेश करता है। बोलो नाक मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। यह 2 नासिका छिद्र में विभाजित होता है। इसमें जो बाल होते हैं वह बैक्टीरिया, धूल के बड़े कण, प्रदूषण से शरीर की रक्षा करता है। मतलब शरीर में कुछ भी अगर कचरा जा रहा है तो सबसे पहले रक्षा करने में कौन आता है? उसका नाक आता है। कौन आता है बच्चों? इतना समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? अब नाक से हवा पहुंचा नासिका गुहा या नासा गुहा में। कहां पहुंचा? नासा गुहा, नस्ल के बेटी में। अब देखिए ये क्या है, नाकिया के पिछवा देखिए, मानव श्वसन तंत्र नासा द्वार से प्रारंभ होता है, जिसके द्वार से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा द्वार क्या है? यह नकिया है, वायु यहीं से ना चालू हुआ, मेन तो यही ना है, खींचा यही ना। इसके बाद नासा गुहा में वायु प्रवेश करता है। देखिए ये पिछवा एगो एकदम ऐसा जगह है, पिछवा ऐसा देखो देखो है ना, है यही है जगह है। नासा गुहा एक अस्थि युक्त तालु द्वारा मुख गुहा से अलग होता है, जिससे हम खाते समय भी सांस ले सकते हैं। नासा गुहा में वायु को गर्म एवं नरम किया जाता है। आप देखिएगा ऐसा आदमी ऐसे करता है, किसी का आंख खोदा जाता है तो भाप दिया जाता है उसको, तो कपड़ा लेके ऐसे करता है तो गरम गरम हवा निकलता है, और गरम हुआ फट देनी उसके आंखिया पे रखता है। तो क्यों ऐसा गर्म होता है? वो नासा गुहा में जाके हवा गर्म होता है, बुझा रहे ना? अच्छा, शरीर के तापमान जो है उससे हवा वो क्या हो जाता है, वहां से गर्म हो जाता है, क्योंकि शरीर कुछ ना कुछ हमेशा गर्म रहता है। शरीर गर्म क्यों रहता है? कल बताए थे, श्वसन का क्रिया होता है, श्वसन में ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटने से हमें ऊर्जा मिलता है,
और ऊर्जा के साथ साथ में उष्मा भी मिलता है ना, ऊर्जा के साथ साथ में उष्मा भी मिलता है। नासा गुहा एक अस्थि युक्त तालु द्वारा मुख्य गुहा से अलग होता है। ये देखो तालु बताते हैं, हाई देखोगे ना मुंह ऐसे, अब ऐसे ऊपर हाई ऊपर जो है ना वो तालु है ना, ऐसे ऐसे करोगे ना तो हड्डी लेखा लगेगा। किया होगा कितना ऐसे ऐसे हड्डी जैसा लगेगा। तो एकरे से एकरे ऊपर नासा गुहा है, एक ऊपर कौन ची है, नासा गुहा है। देखो ताली हो ना तालु, तो एक ऊपर कौन ची है ये नासा गुहा है। नासा द्वार से प्रवेश किया हवा कहां पहुंचा, नासा गुहा में। कहां पहुंचा, नासा गुहा यानी कि नासिका बेसम में। यहां पे हवा को गर्म किया जाता है और नम किया जाता है। नम एवं सूखा सूखा जो हवा मिलता है वो उसको हल्का सा ये लोग ये नमी ला देता है उसमें। ओकरा में एगो ग्रंथि लगा हुआ है, ये देखो ये कुछ चिपचिपा पदार्थ निकालता है। यही से नासा गुहा में अगर धूल कण नाक का बाल काट करके आदमी पार कर देगा, उसको नाक को बाल को अगर धूल कण पार करेगा तो जाके कहां सटेगा, अब नासा गुहा में। कहां सटेगा, नासिका बेसम में श्लेष्मा झिल्ली की एक परत होती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। श्लेष्मा द्वारा वायु में उपस्थित धूल कण एवं हानिकारक जीवाणु क्या कर दिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं। देखिए यहां पे एक झिल्ली जैसा पाया जाता है, ये नासिका बेसम में एक झिल्ली जैसा पाया जाता है इसमें। ये जो पाया जाता है तो इसमें धूल कण वगैरह बैक्टीरिया वगैरह अगर नाक से पार कर गया है से नकिया तो हतन ये दूर ना है, एक बात नासा गुहा है, तो नासा गुहा से अगर नाक से पार कर गया तो फिर ये नासा गुहा में जो श्लेष्मा वो परत बना वो हमें जाके क्या कर जाता है, ये सब चिपक जाता है। मतलब सोचो बॉडी इस तरह से बनाया गया है कि कचरा तनको अंदर जाना नहीं चाहिए। वो तो ये अलग बात है कि आदमी क्या करता है, सिगरेट पीते हुए खींच खींच के एकदम कचरा अंदर भेजता है। प्रकृति कितना बढ़िया चीज बनाए हैं, बढ़िया से बनाए हैं कि एगो धूल कण गर्दा तक नहीं जाना चाहिए अंदर। आदमी बढ़िया से एकदम धुआं लेता है, धुआं लेता है ना, सारा बैक्टीरिया को छाटने के लिए अंदर में ग्रंथि लगा हुआ है। आदमी शराब पीता है, ओह बड़ी अच्छा लग रहा है, जानबूझ के आ बैल मुझे मार वाला हाल है। तो चलो बोलो, मानव श्वसन तंत्र नासा द्वार से प्रारंभ होता है। नासा द्वार मतलब नाक, नासा गुहा नासिका बेसम अलग है, नासा गुहा नासिका बेसम एक है, लेकिन नासा द्वार से अलग है। नासा द्वार यानी कि द्वार जहां से प्रवेश करेगा, समझ में आ रहा है ना, जिसके द्वारा वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा एक अस्थि युक्त तालु द्वारा मुख्य गुहा से अलग होता है, जिससे हम खाते समय भी सांस ले सकते हैं। समझ में आ जाएगा ना। नासिका बेसम की नासा गुहा में एक झिल्ली रहता है जिसका नाम है श्लेष्मा झिल्ली। क्या रहता है, और इसी में ये पतली परत होती है जो श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ है उसका स्त्राव करता है। वही श्लेष्मा धूल कण एवं अन्य हानिकारक जीवाणु को क्या करते लेता है, रोक लेता है। क्या करता है, कभी गर्दा वर्दा नाक से होते हुए अंदर चले जाएगा तो छींकने पर एकदम निकलता है काला काला सा, वैसा तो वो जाके कहां से निकलता है, समझ लो कि नासा गुहा से। अगर किसी कैसे गर्दा वर्दा घुस गया तो उसको समझाना है बैठा के, देखिए आपका नाक में बाल लगता है कम है, आपका धूल कण जो है पार करके नासा गुहा में पहुंच चुका है, वहां से जोर से छींकिएगा तो नासा गुहा से उखड़ उखड़ करके फेंकाएगा सब। बुझा रहे ना। देखना वो थोड़ा सा साइंस का ज्ञाता होना चाहिए, नहीं तो इतना पर बेहोश हो जाएंगे बेचारे कि इतना घटना हो गया मेरे साथ। और घटना कुछ नहीं है, ये रोज होता है। अब हम लोगों का हवा कहां पहुंचेगा, ग्रसनी में। कहां पहुंचेगा, ग्रसनी। ग्रसनी पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण अंग है। यही एगो ऐसा अंग है जहां पे भोजन भी प्रवेश करता है और हवा भी, भोजन भी प्रवेश करता है और हवा भी। ग्रसनी एक छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुलता है।
ग्रासनी एक छिद्र के द्वारा ग्रास नली में खुलता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस, वही नाम है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के द्वारा उसे ढक लिया जाता है। इससे खाते समय श्वसन मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। दोनों को देखो बताते हैं, भोजन और हवा दोनों एक जगह जरूर पहुंचता है। वो कहां है? ग्रासनी। नाक से हवा गया, कहां गया? नाक से। नाक से कहां पहुंचा? नासा गुहा में। नासा गुहा से कहां पहुंचेगा? अब ग्रासनी में। ग्रासनी में दो गो नली होता है। कौन नली होता है? दो गो। एगो है श्वास नली या एगो ग्रास नली। एगो श्वास नली या एगो ग्रास नली। तो श्वास नली और ग्रास नली को अलग करने के लिए उपास्थि युक्त कपाट लगा है, उसी को कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है? जैसे ही भोजन पानी हम लोग खाते हैं, फट देनी वो नलिया क्या हो जाता है? बंद, और भोजन में आगे चला जाता है। अगर वो बंद ना होगा तो हमें घुस जाएगा सब। बुझा रहा है ना? तो वहां पे ये ग्रासनी छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुलता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढक लिया जाता है। इससे खाते समय श्वसन मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। बोलिए, ग्रासनी पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण अंग है। ग्रासनी एक छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुलता है। जब हम भोजन को निगलते हैं, कस के बोलो ना जी, सब आराम से सुस्त का बैठा है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस एक उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढक लिया जाता है। इससे खाते समय श्वसन मार्गों में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। समझ में जाएगा क्या होता है ग्रासनी के साथ? ग्रासनी में दो गो चीज है, एगो श्वास नली या एगो ग्रास नली। श्वास नली किसके द्वारा ढक लिया जाता है? उपास्थि युक्त कपाट यानी कि एपिग्लोटिस द्वारा। किसके द्वारा? कोई दिक्कत? समझ में जाएगा? अरे बोलो, कहां से ना हवा प्रवेश किया? नाक से कहां पहुंचा? नासा गुहा में चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? श्लेष्मा। क्या कहलाता है? धूल कण बैक्टीरिया वगैरह को रोकने का काम बाल करता है। बाल के बाद में कौन करता है? अगर श्लेष्मा को पार कर गया तो समझ जाइए कि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब सीधे पहुंचेगा कहां बेचारा? वो फेफड़ा में। कहां पहुंचेगा? बुझा रहे ना? अब फेफड़ा में जो उसका होना है होगा। अब कहां पहुंचा हवा? ग्रासनी। अभी टोटल हवा पहुंच रहा है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी सब जितना है सब कुछ ऐसे जा रहा है। उसको भगाएगा कौन? फेफड़ा। फेफड़ा में जाकर वापस आता है वो। इतना समझ में गया? अब आता है स्वर यंत्र या कंठ। स्वर यंत्र या कंठ ये क्या है? लैरिक्स कहा जाता है। स्वर यंत्र ग्रासनी को श्वास नली से जोड़ता है। ग्रासनी के बाद ठीक नीचवा जो नलिया है उसको कहा जाता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र मुख्यतः ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। सबसे स्वर यंत्र का सबसे बड़ा काम क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। क्या है? ध्वनि। ध्वनि। अरे बोल रहे हैं वो किसके द्वारा बोल रहे हैं? कंठे से ना बाबुआ। कंठ बंद भइल, बोली बंद हो जाई। बुझा रहा है ना? कंठ उसी तरह से है जैसे पिपहिड़ी में कोई जीभ होता है, पतला सा। तुम सब कुछ छोड़ दो, जीभिया खाली खींच लो, उसमें से फूकोगे हवा पार कर जाएगा, वो बजेगा नहीं। तो उसी तरह से स्वर यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने का, ध्वनि उत्पन्न करने के अतिरिक्त यह क्या क्या काम करता है? यह श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। खांसना, जो आदमी खांसता है ना, वो किसके द्वारा खांसता है? स्वर यंत्र के द्वारा। निगलना और श्वसन मार्ग की सुरक्षा प्रदान करता है। अब एक बात देखे होंगे, औरत का आवाज थोड़ा सा पतला होता है, आदमी का आवाज मोटा होता है।
आदमी बोलेगा औरत बोलेगी तो समझ में आ जाता है। ये सब इसका कंठ का जो है ना, प्रकृति बनाते समय थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया है। नहीं तो आदमी का कहना औरत जैसा आवाज दे देता, नहीं तो सबका आवाज अगर एक ही जैसा दे देता, गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता? बुझाता नहीं ना, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाता उसमें। कोई किसी की आवाज बोल, सब तो एक ही जैसा था तो दिक्कत हो जाता वहां से। तो वहां पे एक डिफरेंट आवाज में मिला दिए कि अगर कोई ना देखे तो वो पहचान लेगा कि औरत फोन उठाई है कि आदमी उठाया है, बच्चा उठाया है कि कोई बूढ़ा उठाया है, ये भी पता चल जाएगा। नहीं होता है, हैं? अब जैसे रानू मंडल का देखे होंगे, उसका आवाज बुढ़ापा में भी देखे थे कितना पतला था। रानू मंडल जो थी गाना गाती थी ट्रेन रन में। उसके बाद में कोई कोई छोटो आदमी होता है एकदम, अब जैसे बिल्कुल हम लोग बिल्कुल एकदम कैसा आवाज में गाएंगे, एकदम मोटा आवाज में, लग रहा है कि कोई वो जानवर है उआ उआ कर रहा है, ऐसा कुछ आवाज आएगा। नहीं बुझा रहा है? तो अरे पवन सिंह है, लता मंगेशकर है, किशोर कुमार, ये सब क्या बेचा? अपना आवाज ने बेचा है, साउंड ने बेचा, अपना आवाज बेचा है सब। देखिए खैर उन लोगों का जितना पतला आवाजिया तुम लोग को बुझाता है ना, अरे असली में उतना नहीं है, बहुत ज्यादा फिल्टर लगा हुआ है आवाजिया साफ करने के लिए। ना समझ में आया? टीवी में जो दिखाई देता है वो असली में नहीं है। इतना सब गोरा गोरा दिखाई देता, सबका गोरे है, मेकअप है और फिल्टर है, कुछ कैमरा और कुछ क्रीम, दोनों का कॉम्बिनेशन करके दिखाया जाता है। बुझा रहा है ना? हम लोग रियल में चलते हैं ऐसे ही, जैसे हैं वैसे ही हैं। चलो छोड़ो। डिजिटल जमाना का एगो घाटा जानते हो क्या है? हकीकत को छुपा लिया जाता है। बुझा रहा है ना? हकीकत को छुपा लिया जाता है। अब फोटो बनवाने जाओ ना, करिया आदमी फोटो रहेगा, करिया रहे एकदम, उसका फोटो एकदम ऐसा आएगा जैसे पूरा रोहतास में पूरा जिला में उसके जैसा गोरा नहीं है, वैसा बना देगा वो। बुझा रहा है ना? तो ऐसा होता होगा, आप ही लोग बहुत सारा फोटो जमा किए हैं। हाँ, कोई तो फोटो हुआ देखे मुंह देखना पड़ता है, तू ही है ना? हाँ तू ही है। फोटो मिलाना है, आधार कार्ड से मिलाओ। बुझा रहा है ना? असली वही लोग फोटो देता है, एकदम जैसा है वैसा नहीं, बेचारा तनको फोटो सबका यूज नहीं करता है ना। बुझाया? वो रियल दिया होगा। अरे वो कुछ आवश्यकता से ज्यादा रियल दिखा देता है। नहीं कौन आधार कार्ड ले घूम रहा है जी? ऐसे ब्रो, महिलाओं एवं बच्चों का स्वर यंत्र पतला होता है, इसीलिए उनका आवाज का तरत्व भी क्या होता है? अधिक होता है। आप एक बात बताओ, ये तरत्व अधिक होना, पतला होना आवाज बहुत दिक्कत है। अगर एक बात बताओ, औरत ज्यादा बोलती है तो ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा। मोटा आवाज जो होता है, भारी आवाज जो होता है, दूर तक जाता है। बुझा रहा है ना? चलो बताओ, सबसे पहले हवा कहां से प्रवेश किया? नासा द्वार, नाक से, नासा गुहा से ग्रसनी में से हवा पहुंचेगा अब स्वर यंत्र में ना। स्वर यंत्र और ग्रसनी को जोड़ने वाले चीज को कंठ कहा जाता है। जो जोड़ रहा है उसी को क्या कहा जाता है? कंठ कहा जाता है। ग्रसनी श्वास नली, अभी श्वास नली में नहीं पहुंचा है, अरे कोई तो जोड़ा होगा ना, ग्रसनी मान लीजिए, हाई श्वास नली है, तो जोड़ रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र या कंठ। ये क्या करता है? मुख्य रूप से इसका काम क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। क्या काम है? अब पहुंचा हवा कहां? श्वास नली। श्वास नली में उपास्थि युक्त का पार्ट लगा हुआ है जो इसको पिचकने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है? पिचकने नहीं देता है। देखिए, स्वर यंत्र और फेफड़ों को जोड़ने वाली नली को श्वास नली कहते हैं। ये देखिए, ये जो श्वास नली है ना,
इसी को क्या कहा जाएगा? श्वास नली। ये जो नली है ये जाके अब जाके डायरेक्ट कहां से जुड़ा होगा? देखो कहां से जुड़ा होगा जाकर के? फेफड़ा से। कहां से जुड़ा होगा? श्वास नली की दीवारों पर पारदर्शी उपास्थि वलय उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वायु निकल जाने के बाद भी पिचकती नहीं है। ये अब मान लो हवा नहीं रहेगा तो पिचक जाएगा। गुब्बारा क्या करता है? हवा नहीं रहता है तो पिचक जाता है। प्रकृति ने क्या किया है? इसको ऐसा बनाया, इसमें हड्डी डाल दिया है, क्योंकि ये पिचकता नहीं है, इसी कारण से ये पिचकता नहीं है। चलो फिर से देखते हैं हम लोग शुरू से। हवा कहां से प्रवेश करेगा? हम लास्ट में पूछेंगे नासा द्वार ना, यानी कि नाक। कहां पहुंचेगा? नासिका वेशम। कहां पहुंचेगा? यहां से पहुंचेगा ग्रसनी। कहां पहुंचेगा? ग्रसनी के बाद अकंठ के बाद श्वास नली। श्वास नली। अब देखो नासा द्वार से बस काम है हवा को अंदर लेना। हवा को अंदर लेने के बाद पहुंचा हवा कहां? नासिका वेशम। कहां पहुंचा? ये क्या करता है? हवा को नम बनाता है। हवा को नम बनाता है। काहे जी? नाखून काहे खा रहे हैं? खाना खा के ना आए हैं? संदीप नाम है कि प्रियांशु नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? प्रियांशु। काहे नाखून खा रहे हैं? अरे कोई लाया है जी कुरकुरे उरकुरे को दीजिए। दोबारा किया तो खड़ा करा देंगे तुरंत अभी। देखो यहां पे मूर्ख लड़का, इसमें क्या किया जाता है जी? हवा को गर्म एवं नम किया जाता है ना, और इसी में श्लेष्मा का स्राव होता है ना। और श्लेष्मा क्या करता है? धूल कण बैक्टीरिया वगैरह को सटा लेता है अपने में। अब हवा कहां पहुंचा? ग्रसनी श्वसन तंत्र में भी होता है और पाचन तंत्र में भी होता है। श्वसन तंत्र में भी होता है और बाबूआ श्वसन तंत्र में ये काम करता है कि ले जाके हवा को पहुंचा देता है श्वास नली में। पाचन तंत्र में काम करता है कि हवा खानवा को पहुंचा देता है ग्रास नली में। दोनों को अलग करने के लिए एगो इसी में एगो चीज रहता है जिसका कहा जाता है एपीग्लोटिस। क्या कहा जाता है? अब ये ग्रसनी को श्वास नली को जोड़ने के लिए एगो यंत्र लगा हुआ है जिसको कहा जाता है स्वर यंत्र। क्या कहा जाता है? और इसी को कहा जाता है कंठ। इसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? कंठ। यहीं पे होता है देखो कंठ। इसके बाद ये हड्डी हो गया। समझ में आ रहा है ना? कंठ जाकर के किससे जुड़ जाता है? अब श्वास नली में हड्डी से बना हुआ एगो नली है। ये किसका काम क्या है? बेचारे का, इस महान आदमी का काम है, इस बेचारे का काम है कि ये हवा को फेफड़े तक पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? सोचो इतना क्रिया होता है, इतना क्रिया होता है। हवा को कहां पहुंचा दिया? ये आगे चल करके श्वास नली कितने भागों में बढ़ जाता है? श्वास नली में जब हवा ना रहे उसके कारण वो पिचक सकता है। इसी कारण से इसमें क्या रहते हैं? वलय रहते हैं, हड्डी रहता है, उपास्थि युक्त वलय रहते हैं, हड्डी रहता है। समझ में आ जाएगा? हैं? मुर्गा का गर्दन कभी धरे हैं? हड्डी जैसा लगेगा हल्का सा, तो उसमें भी हड्डी रहता है। बुझा रहा है ना? वो बेचारा क्या करता है? उसमें भी ऐसा रहता है कि पिचक ना जाए, ना तो कब ऐसे खड़ा है और तनी हड्डी ना रहे तो कौन ऐसे बांध देगा, ऐसे बैठ के ना बांध देगा, ऐसे रस्सी ले, बस वो बेचारा सांस लिए बिना क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अरे हड्डी ना रहेगा तो कैसे मोड़ के ऐसे बांध दोगे तो काम ना खत्म हो जाएगा उसका। वो मुड़ता ही नहीं है बेचारा का, टूट जाएगा उसका गर्दन उतना मोड़ने में। बुझा रहा है ना? वहां से श्वास नली की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। और ये जो ट्रैकिया में है, ये ट्रैकियल रिंग कितने होते हैं? देखो हेकरा में जो रिंग होता है कोगो 16 से 20 गो होता है। कोगो होता है 16 से 20 गो एकरा में हड्डी रहता है। अब जैसे जैसे आदमी का आकार बढ़ता है वैसे वैसे वो 16 से 20 के बीच में हमेशा रहता है। समझ में आ जाएगा ना? बोलो श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। कितना?
और ट्रैकिया में कौ गो रिंग होता है? 16 से 16 से 16 से श्वास नली आगे चल करके कितने भागों में बढ़ जाता है? क्यों? फेफड़ा दो गो होता है। क्यों भागों में, क्यों दो भागों में बढ़ता है? क्योंकि फेफड़ा कौ गो होता है? फेफड़ा कौ गो होता है? अब होता है श्वसनी या ब्रोंकी। श्वसनी या ब्रोंकी, श्वसनी या ब्रोंकी। देखिए श्वास नली आगे चल करके जो दो भागों में बढ़ जाता है उसे ही श्वसनी या ब्रोंकी कहते हैं। ध्यान से सुनना, हैजा है, कंठ है, कौची है ये? क्या है ये? क्या है ये? हई है एपिग्लोटिस। क्या है? हैजा से हई आया, हई कौची कहलाएगा? श्वास नली। क्या कहलाएगा? हाँ, श्वास नली। क्या कहलाएगा? जौसा ही हैजा जाके हेने दुओरे बट गया तो ये करे के कहा जाता है श्वसनी। क्या कहा जाता है? बुझा जाएगा? ये देखो, ये ऐसे आया और ऐसे बट गया, कंकाल की तरह बटा हुआ है ना, तो ये इसी को क्या कहा जाता है? हेकरा क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बस के बोलो। आगवा चल करके दो भागों में बटेगा तो क्या कहलाएगा? श्वसनी। श्वसनी कुछ है नहीं है, श्वसनी कुछ है नहीं। ये श्वास नली ही आगे चल करके दो भागों में, जैसे ये मान लीजिए कि ये श्वास नली है, आगे चल करके इसे बट गया तो यहां तक है ना। आओ देखो, ये नाक ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, अरे ऐसे दिखाओ ऐसे। इसका लाओ तो ब्लेड है जी जा। नाक अब ऐसे करो, ऐसे ऐसे। देखो ये श्वास नली क्या हो जाएगा? ये हाई दो भागों में बढ़ गया तो क्या कहलाएगा? अब देखो ऐसे जब होगा ना तो श्वसनिका ही कहलाएगा। चलो आगे बताएंगे हम, इतना बुझा जाएगा ना। अब आता है श्वसनिकाएं। श्वास नली नीचे की ओर वक्ष गुहा में पहुंचकर दाएं एवं बाएं दो प्रधान श्वसनियों और उसके बाद श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वायु कोष्ठिका या कुपिका वाहिनियां कहते हैं। वायु कोष्ठिका या वाहिनियां आगे चल करके कुपिकाएं या छोटे छोटे वायु कोष या वायु कोष्ठिका एल्वोआई में खुलती है। ये श्वास नली है, ऐसे बढ़ गया क्या कहलाएगा? ये श्वसनिकाएं, श्वसनी क्या कहलाएगा? अब देखो ये बहुत सारा 10 को में बढ़ गया ना, एगो चला, एगो से दूगो में बढ़ा और दूगो से किस में बढ़ गया? अब ये 10 को में नहीं, बहुत में बढ़ता है, इसी को कहा जाता है श्वसनिकाएं। एक लास्टवा में रहता है गुब्बारा जैसा, जिसको कहा जाता है कुपिकाएं। क्या कहा जाता है? ऐसे था, ये क्या कहलाएगा? ये वाला श्वास नली ऐसे दो भागों में बढ़ गया, श्वसनी और श्वसनी के बाद श्वसनिकाएं, एक मुहवा पे सबन के गुब्बारा जैसा रहता है, इसी को क्या कहा जाता है? टोटल हवा। नकिया से चल के नासा गुहा, नासा गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं से श्वसनी, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनिकाओं को होता है, श्वसनिकाओं से श्वसनी से श्वसनिकाएं, अब जाकर के गुब्बारवन में सब में भर जाता है, जिसको कहा जाता है कुपिकाएं, एल्वोआई। पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया? हवा कहां गया? हवा जो नाक से होकर के जा रहा है, ऑक्सीजन वो कहां जा रहा है? लास्ट में कुपिकाएं, वायु कोष्ठिका, कहां जाकर के जमा हो गया? यही कुपिकाओं में जब हवा भरता है तो ये जो फेफड़ा होता है, जो सीना होता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है? और फिर पिचकता है तो बाहर आ जाता है, होगा क्या जाता है? वक्ष गुहा, उसी को कहा जाता है। श्वास नली नीचे की ओर वक्ष गुहा में पहुंचकर दाएं एवं बाएं प्रधान श्वसनियों और उसके बाद श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वायु कोष्ठिका या वाहिनियां या कुपिका वाहिनियां कहते हैं। वायु कोष्ठिका वाहिनियां आगे चल करके अनेक कुपिकाओं या छोटे छोटे वायु कोष, वायु कोष्ठिका या एल्वोआई में खुलती। ये देखो, ये जो हम अब दिखाए हैं ना, जैसे 10 को, वैसा नहीं है, ये बिल्कुल ये इस तरह से है।
ये देखो, ये श्वास नली आ रहा है, दो भागों में बट गया, श्वसनी। ये जाकर के बहुत सारी कुपिकाओं में खुलता है, बहुत सारी कुपिकाओं में खुलता है। इसी को कहा जाता है ये कुपिकाएं, वायु कोष्ठिका। यही में जाके लास्ट में हवा क्या कर जाता है, भर जाता है। यही में जाकर हवा क्या कर जाता है, इतना समझ में आ गया? बोलो, लास्ट में हवा जाके कहां भरता है? दोनों को खड़ा करा देंगे। क्या दिक्कत है तुम लोगों को जी? ये तो एक तो तू 8 दिन में पढ़ने आया है, ईद मनाने के बाद 3 दिन तक और सवई खा रहा था, का बचल का? तू क्या कर रहा था रे? तू सूरज इतना गर्म होकर उग रहा है, बहुत मारेंगे तुमको हम। बुलाए कहा हनुमान को? हनुमान से दूरे रहो, नहीं तो ये को बचले पड़ो। पहले 7 को सूरज था, को था 7 को खा गए, पूरा अंधकार मच गया। तब उनका हाथ पैर पे गुरा आदमी के, ये भगवान एगो को तो छोड़ दीजिए, तो एगो को छोड़ दिए, कहीं उसको निपटा दिए, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया खत्म हो जाएगा यहाँ पे। बंद करो पंकज जी। तुम लोग को अलग से कहें? हाँ, ऐसे ना भी बंद करते तो हो जाता, ठीक है। लेकिन चालू मत करना अब, जब तक लाइट ना आए। कहा हम कह रहे थे, भुला गए। सूरज भगवान है, अरे ये पढ़ो, सूरज भगवान पढ़ रही। कहां जाके हवा खुलता है? कुपिकाओं में। कहां? कोई दिक्कत है? बोलो। अब बोलोगे कि यहां पे जाने के बाद क्या होता है, इसके आगे जानने के लिए आगे चलते हैं हम लोग। पहले ये देखते हैं, प्रत्येक वायु कोशिका फेफड़ा की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब लास्ट में जो फेफड़ा बना है, इसी से बना हुआ है। वायु कोष्ठकों के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का सघन जाल बिछा होता है। देखो ध्यान से, यहां पे हवा पहुंच के रुकता नहीं है। हो देखो, ये लाल लाल ब्लू ब्लू दिख रहा है, आए? अरे ये पिलुआ वलुआ ना है, ये रक्त वाहिनियां हैं। क्या है? तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, एक धमनी होता है, एक सीरा होता है। एक धमनी होता है और एक धमनी और सीरा में फर्क क्या है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध और सीरा में, धमनी का रंग जो होता है बिल्कुल लाल होता है और सीरा का रंग जो होता है ब्लू होता है। सीरा का रंग क्या होता है? तो देख रहे हो ना, ब्लू रंग है ना, हई किस्म है, लाल है। तो ये धमनी है और हई कुछ है, इस शोभन पे जाकर लपेटाइल रहता है। क्या रहता है? कहिएगा कि ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये में, हाँ अब थोड़ा सा और बता देते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मिलल, शुद्ध का मतलब, अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलल। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? तो कहोगे कि इन्हें से तो सर जी ऑक्सीजन गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन ने गया है, तो हई जा हरियरका को कर रहा है। अरे बबुआ, बाकी सब शरीर के अंगवा से कार्बन डाइऑक्साइड वाला अंगवा फिर तो यह में आई ना, वापस तो लावे के बा, खाली ले नहीं ना कि जाके से। तो वापस लाने के लिए सीरा रहता है और ले जाने के लिए कोई चीज जुड़ा रहता है। यही जे गैसों का आदान प्रदान होता है। ना समझ में आया? नाक से हवा पहुंचा, कहां पहुंचा? नाक से नासा गुहा, नासा गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली से श्वसनी, अश्वसनी से श्वसनिकाएं, अश्वसनिकाएं से कुपिकाएं। ये जा हवा पहुंच गया। यही जे जुड़ा रहता है ब्लू रंग का और लाल रंग का, उस पे पूरा तरह से जाल बिछा होता है। ठीक है। अब ए में ब्लू वाला में कार्बन डाइऑक्साइड है, फट देनी तुम लोग अपने कार्बन डाइऑक्साइड, तुम ऑक्सीजन दो, फट देनी निकलता है। जैसे खून क्या करता है, फट देनी एक्सचेंज करके फट देनी भेजता है शरीर में। अब
कि चलो आगे चलो। अब कहाँ भेजता है हम आगे बताएंगे। यहीं पे इनका आदान प्रदान होता है। CO2 फट देने कुपिकाओं में भेज देता है और O2 कहाँ चला जाता है, धमनी में। कहाँ चला जाता है, और इस तरह से आदान प्रदान क्रिया हो गया। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में कुपिकाओं की संख्या लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 वायु कोष पाए जाते हैं। 3 गुना 10 के पावर 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ कुपिकाएं अंदर भरा हुआ है, बुझ रहे ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 के पावर 8 के मतलब करोड़ ना। 3 करोड़ कुपिका दोनों फेफड़ा में पाया जाता है। उतना में जाकर हवा भरता है। वो लोग 3 करोड़ कुपिका में हवा हम लोग हाथ नहीं लेते। अरे ना, सब नहीं भरता है, बुझा रहे ना। तनी तनी सब में चला जाता है। अब पूरा भर दिया जाए ना तो फूल जाएगा, फट जाएगा फेफड़े में। फिर अब आता है फेफड़ा। अब क्या आता है, वक्ष गुहा में दोनों ओर एक एक स्पंजी गुलाबी एवं लगभग शंक्वाकार रूप में फेफड़े पाए जाते हैं। दोनों तरफ एक एक फेफड़ा पाया जाता है जो फुफ्फुस झिल्ली के द्वारा सुरक्षित होता है। फेफड़ा और फुफ्फुस के बीच म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े को फैलने और संकुचित होने से उत्पन्न होने वाले घर्षण को कम करता है। यह मानव मुख्य गुहा श्वसन का मुख्य अंग है। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है। फेफड़े को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़े में ही रक्त आकर के शुद्ध होता। सुनो अब, फेफड़ा जो होता है शंक्वाकार होता है। कैसा होता है, शंक्वाकार मतलब क्या हुआ, ऐसा शंकु होता है। तो फेफड़ा कुछ हम लोगों का ऐसा होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, कुछ शंकु जैसा होता है। कौगो फेफड़ा होता है, कौगो फेफड़ा होता है टोटल, कौगो फेफड़ा होता है टोटल। फेफड़ा जहां सुरक्षित रहता है उसके चारों ओर एगो झिल्ली रहता है और उसमें म्यूकस नामक एगो जेली जैसा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्यों, अब ये इसका काम क्या हुआ, आप देखे होंगे बैरिंग वोरिंग में ग्रीस दे दिया जाता है, तेल दे दिया जाता है। ऐसा काहे किया जाता है, क्योंकि बैरिंग को दिन भर चलाना है। अगर नहीं देंगे तो घर्षण होगा। सोचो अगर इस पर आपको घसीटा जाए पैरवा पकड़ के, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन पानी या तेल डाल दिया जाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। घर्षण क्या हो जाएगा, वहां से कम हो जाएगा। वो जो फिल्म उली में आप देखे होंगे कि किसी को गाड़ी में बांध के घसीटता है, अरे वो रियल नहीं होता है, वो पहिया वाला चक्का होता है, चकवा पर बैठा देता है। हम लोग को लगता है कि देखो घसीट रहा है, ओकरा का सही है, ओकरा कुछ नहीं होता है। उठता है तो ओकरा छिलाइलो नहीं रहता, हल्का सा, बुझा रहे ना। तो उसमें क्या भरा रहता है, म्यूकस का एगो द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, म्यूकस नामक एक द्रव भरा रहता है। इसके बाद में फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो। वक्ष गुहा में दोनों ओर एक एक स्पंजी, स्पंजी का मतलब होता है इसको दबाया जा सकता, दबेगा तभी तो जाकर के वो हवा निकलेगा इसमें से। गुलाबी एवं शंक्वाकार रूप में फेफड़े पाए जाते हैं जो फुफ्फुस झिल्ली के द्वारा सुरक्षित होता है। फेफड़ों और फुफ्फुस के बीच एक चिकना पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े को फैलने और संकुचित होने से उत्पन्न होने वाले घर्षण को कम करता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा में ही रक्त आकर के शुद्ध होता, फेफड़ा में ही रक्त आकर के शुद्ध होता। देखिए ये है अपना फेफड़ा, अपना नहीं मतलब मनुष्य का फेफड़ा, ठीक है। इस तरह से 2 फेफड़ा पाया जाता है, बुझा रहा है। अब कहिएगा कि जगह काहे है, ये रहता है अपना हृदय।
हार्ट, क्या रहता है? हृदय, हार्ट, जिसको दिल कहा जाता है, हार्ट। यही हमेशा ये बाएं तरफ होता है। किस तरफ होता है? आदमी का हृदय ठीक बीच में नहीं है, थोड़ा सा बाएं तरफ। यही देखो थोड़ा सा जगह है, खांच पाया जाता है ना यहाँ पे, यहीं पे पाया जाता है। देखो ये हार्ट है, ठीक है। अगर ये बाएं तरफ, किसी किसी का किस्मत से ये दाएं तरफ होता है, ठीक है। ये ठीक बीच में नहीं पाया जाता है, एक तरफ पाया जाता है। लेफ्ट लंग्स है या राइट लंग्स है, दो गो फेफड़ा पाया जाता है। को फेफड़ा पाया जाता है? दो गो फेफड़ा पाया जाता है। को फेफड़ा पाया जाता है? दो गो फेफड़ा पाया जाता है। आपको देखने में एगो फेफड़ा बड़ लग रहा होगा और एगो छोट लग रहा होगा। कौन बड़ लग रहा है, कौन छोट लग रहा है? ये ऐसे खड़ा हुआ है आदमी, उसका फेफड़ा है, यानी कि दाएं तरफ है और ये लिखा हुआ है ना राइट, ये राइट और ये लेफ्ट है। तो कौन सा फेफड़ा बड़ लग रहा है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? सच में लेफ्ट वाला बड़ लग रहा है, राइट वाला ना। ये फेफड़ा जो होता है हल्का सा क्या होता है? बड़ा होता है। ये फेफड़ा जो हल्का सा क्या होता है? बड़ा होता है। ये फेफड़ा थोड़ा सा इससे छोटा होता है। इससे छोटा होने का कारण भी है, एक तो इसमें हृदय का स्थान दिया गया है, हृदय का स्थान दिया गया है। दूसरा कुछ इसका संरचना बड़ा छोटा करके बनाया ही गया है, बनाया ही है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि हृदय जब लेगा यहाँ पे तो थोड़ा सा वजन इस तरफ भी तो होगा, तो इसी कारण से इसको थोड़ा सा वजन इसका क्या कर दिया गया, यहाँ पे बढ़ा दिया गया। देखिए मानव शरीर में दो फेफड़ा पाया जाता है। कौन फेफड़ा? दाया फेफड़ा बाएं फेफड़े से, दाया फेफड़ा बाएं फेफड़े से क्या होता है? बाएं फेफड़े की अवतल खांच को हृदय की खांच कहते हैं, जिसमें हृदय स्थित रहता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य शरीर के अंदर, फेफड़ा का मुख्य कार्य शरीर के अंदर वायु ग्रहण कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, कोशिकाओं की गतिविधि में होने वाली CO2 को क्या करना है? बाहर निकालना है। कोशिकाओं की गतिविधि में होने वाली CO2 को क्या करना है? बाहर निकालना है। मानव शरीर में कौन फेफड़ा पाया जाता है बताओ? कौगो? दाया फेफड़ा बाएं फेफड़े से, दाया वाला बाएं से। बाएं फेफड़े में अवतल खांच, अवतल खांच मतलब जो यहां पे रहता है, यहीं पे क्या रहता है? हृदय रहता है, हृदय का स्थान रहता है। हृदय का, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? वायु को ग्रहण कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और कोशिकीय गतिविधि से होने वाले CO2 को, यही काम है फेफड़ा का। समझ में जाएगा? अब आता है लास्ट में डायाफ्राम। बोलोगे सब तो समझ में गया, इसका काम क्या है? फेफड़वा को फुलाना, पचकाना, ये काम कौन करता है? डायाफ्राम। ये एक समझ लो कि ऐसे सब कुछ को रोक के ये दोनों फेफड़ा को, ये दोनों फेफड़ा को रोक के कौन रखा है? डायाफ्राम रखा है। कौन रखा है? यही कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो इसी को कहा जाता है डायाफ्राम। क्या कहा जाता है इसको? डायाफ्राम कहा जाता है। देखिए यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है। लचीला तो होता ही है, लचीला का मतलब नीचे ऊपर कर रहा है तो लचीला है तभी ना। अरे वो आप मेला वाला में कूदे होंगे, वो कूदने वाला को आता है, 10 रुपए लेता है, चाहे 5 रुपए 20 रुपए जो भी लेता है, उस पर कूदता है तो आदमी ऊपर जाता है नीचे आता है, उछलता है ना हल्का सा तो उछलता है। तो वैसा ही कौन है? ये डायाफ्राम है। वैसा ही कौन है? ये डायाफ्राम है। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिसके कारण फेफड़े पिचकते और फूलते हैं। देखिए ये डायाफ्राम है। क्या है? जब हवा अंदर जा रहा होता है तो नीचे की तरफ आ जाता है, जब ये ऊपर जाता है तो इसको प्रेशर दे रहा है ना, तो हवा देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब हवा नीचे आता है तो नीचे आ जाता है, और जब ये ऊपर जाता है नीचे से धक्का देता है तो हवा कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ये डायाफ्राम है। ये क्या है? ये लचीला रचना है, ये हमेशा हवा को ऊपर नीचे करता रहता है। बोलो यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है।
जो वक्ष को उदर से अलग करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उदर मतलब पेट, यहां के बाद में ये पेट हो गया नीचे, अब पाचन तंत्र का हिस्सा हो गया। तो यहां के बाद में, अच्छा अब प्रकृति को भी देखो, प्रकृति जानता था कि सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है चाहे नहीं है, इसलिए पहले सांस लेने वाला यंत्र बना दिया फेफड़ा, तब तो पाचन तंत्र बनाया। नहीं, जब पाचन तंत्र जरूर रहता था पेट हम लोग का हैजा रहता, फेफड़ा नीचे रहता नहीं। लेकिन जानते थे भगवान जी की खाना खाना जरूरी नहीं है, सांस लेना इसको पहले ही रखो, इसका नली ज्यादा लंबा मत करो, नहीं तो कहीं टेढ़ हो गया, कुछ हो गया तो आदमी तुरंत कहां चले जाएगा, तुरंत टपक जाएगा, बुझा रहे ना। यह वक्ष गुहा को जिसके कारण फेफड़े पिचकते और फूलते हैं। आपको पता है किसी एक्सीडेंट के कारण ये टूट भी सकता है, डायाफ्राम क्या हो सकता है, टूट सकता है। अगर आदमी का डायाफ्राम टूट जाए तब उसका मृत्यु क्या है, वो मरेगा ही मरेगा। यह संयोजी ऊतक का बना होता है, किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता। चलिए शुरू से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। श्वसन तंत्र समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किस तरह से होता है। सबसे पहले हवा कहां से प्रवेश करता है, नाक से कहां पहुंचता है, नासा गुहा से। ग्रसनी में एगो उपास्थि युक्त रहता है एपिग्लोटिस। श्वास ग्रास नली को श्वास नली से क्या करता है, वो अलग करता है। श्वास नली से ग्रास नली को क्या करता है, उसी के कारण जो खाना होना है श्वास नली में नहीं जाता है। अब कहां को पहुंचता है भोजन, हवा, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है, श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने के लिए को बिचवा में और ज्वाइंट है, उसी ज्वाइंट को क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। कंठ के बाद हवा पहुंचा, श्वास नली के बाद पहुंचा श्वसनी, दो भागों में बढ़ गया ना, श्वसनी जाकर के आगे श्वसनिकाएं में बढ़ गया, और श्वसनिकाएं लास्ट में कहां जाकर खत्म हो गया, कुपिकाओं में। कहां जाके खत्म हो गया, कुपिकाओं में बहुत ज्यादा जाल बिछा हुआ है। किसका जाल बिछा, धमनी, और वहां से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, CO2 वापस ले लेता है और O2 को उसको दे देता है। उसके बाद आया फेफड़ा। फेफड़ा कब होता है, कब होता है, दाया फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। फेफड़ा में बाएं तरफ एक खांच होता है जिसमें हृदय स्थापित रहता है। इसके बाद पढ़े हम लोग डायाफ्राम। डायाफ्राम में क्या रहता है, डायाफ्राम ही सब फुलाने पिचकाने का काम करता। मेन काम किसका है, कुछ मुआना है ना किसी को डायाफ्राम, उसका मार के जला तोड़ दो, बुझा रहा है ना, ऐसे चीरा लगा दो, इससे जो डायाफ्राम कट गया ओकरा।